मेरी शादी अनफॉर्च्यूनेटली किसी कारण से मेरा तलाक हो गया और मेरा एक बेटा है जो 1.5 साल का था जब मेरा तलाक हुआ। मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा फिर बिलासपुर बैक टू पवेलियन। तो मैं अपने बेटे को अपने से खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एलएलबी किया। फिर एक कहावत है इसमें, औरत चाहे जितनी भी नाजुक हो, भयभीत क्यों ना हो, जब वो माँ का रूप लेती है तो उसके अंदर अपने आप ही दुर्गा माँ के सातों रूप आ जाते हैं। चाहे वो काली बन सकती है, चंडी का रूप भी ले सकती है। चापा में रहते-रहते मैंने फॉर्म भरा। मैं नहीं भरना चाहती थी कि जो चीज़ मैं छोड़ दी हूँ फिर से उसको कैसे जॉइन करूँ। मैंने उनको बोला मम्मी आ गया, मैं देखूँ अपना नाम? वो बोली देख बेटा देख। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गज़ाला अंजुम खान है और मैं अभी सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुई हूँ। वैसे तो मैं बिलासपुर ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरी ग्रेजुएशन और स्कूलिंग सारी कुछ बिलासपुर से ही हुई है। मैं बॉर्न एंड बॉट बिलासपुर ही हूँ। मेरा एक और 2008 में सब इंस्पेक्टर पद पर मैं चयनित हुई थी स्टेट के। उसके साथ-साथ मैं आरपीएफ एसआईबी में भी चयनित हुई, जिसकी मैं ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन 2008 में रेलवे एसआई में भी मेरा चयन हुआ था। लेकिन चूँकि मैं इस एसआई की ट्रेनिंग में थी, तो मैंने उस एसआई को जॉइन नहीं किया और इस ट्रेनिंग में रहते हुए 2008 में मेरी शादी हो गई। उस टाइम ही मैंने यूपीएससी का मेंस दिया, पीएससी का मेंस दिया और साथ-साथ में एक वर्ग 3 टीचर की भी पोस्ट ले चुकी हूँ। ये सारा कुछ 2008 से 2012 के बीच की बात। जब मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है। मैं अपने 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी हूँ और चूँकि मेरे फादर खुद एक ऑफ़िसर थे, तो हमारे घर में पढ़ाई का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। मेरी सिस्टर आज असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, 2 सिस्टर गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसके बाद ट्रेनिंग में रहते-रहते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं एज़ अ नॉर्मल हाउसवाइफ़ रही। जैसा कि हमारे समाज में हम लड़कियों के दिमाग में डाला जाता है कि शादी हो गई है, घर देखना है, बच्चा आपको देखना है। तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के, सारा कुछ अपना छोड़ के यहाँ से चली गई दिल्ली, क्योंकि मेरे शौहर की जॉब थी दिल्ली में। चूँकि मैं मुस्लिम फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, हमारे में लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ना, जॉब करना, ये सब चीज़ों में पीछे हैं। लेकिन मेरे फादर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सारे पोस्ट लेके छोड़ी। उसके बाद मेरी शादी अनफॉर्च्यूनेटली किसी कारण से मेरा तलाक हो गया और मेरा एक बेटा है जो 1.5 साल का था जब मेरा तलाक हुआ। मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा फिर बिलासपुर बैक टू पवेलियन। उसके बाद मेरे को बहुत दिन ऐसा लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ लिस्ट बनाई कि मुझे करना क्या है अब आगे। उसमें मुझे मुझे सबसे पहले ये दिखा कि मुझे अपने बच्चे की कस्टडी लेनी है, क्योंकि मुस्लिम फैमिली और मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, बच्चे लड़का है अगर तो उसकी कस्टडी 9 इयर्स के बाद बाप को चली जाती। तो मैं अपने बेटे को अपने से खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एलएलबी किया। मेरे एक सब भाई हैं बड़े भैया, वो खुद हाई कोर्ट में वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एलएलबी करो और तुम अपने बच्चे की कस्टडी का केस खुद लड़े। वो मेरे सपोर्ट में थे और मेरे बड़े भैया 2 भाई हैं, दोनों मेरे काफ़ी सपोर्ट किया है उन लोगों ने। तो मैंने हाई कोर्ट से अपने बच्चे की कस्टडी खुद रखी। उसके बाद मैंने फिर उसका प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने देखा अब बच्चा मेरे पास आ गया है, अब मुझे कुछ अर्निंग करनी है, जिससे मैं उसके लिए उसका फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ। एटलीस्ट जिस जिस स्टैंडर्ड में मुझे मेरे फादर ने पढ़ाया, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। इसलिए मेरी सिस्टर मैं रहती हूँ एक मोहल्ले में, नॉर्मल। मेरी सिस्टर का घर था एक कॉलोनी में, तो उन्होंने मुझे पूरा बैनर पोस्टर बना के दिया, तुम यहाँ आओ, यहाँ ट्यूशन पढ़ाओ। उस बीच में मेरे पास काफ़ी बच्चे आने लग गए, 10th तक के डीपीएस के बच्चे आते थे। ये सारा कुछ हुआ, 2 साल तक मैं ट्यूशन पढ़ाई। मैं अच्छी अर्निंग कर लेती थी 25,000। मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा था शहर। मैं सैटिस्फाई हो गई कि चलो ठीक है, सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन मेरी सिस्टर लोगों को और भाइयों को ये लगा कि नहीं, इसके अंदर कैपेसिटी है, ये अगर अभी से 25,000 में सैटिस्फाई हो जाएगी, तो ये आगे कुछ भी नहीं करेगी। तो मेरी सिस्टर ने मेरी कोचिंग बंद कर दी कि नहीं, तुम अब यहाँ पे नहीं आओगी। मेरे इन-लॉज़ आ गए हैं, तुम यहाँ पे नहीं आओगी। मेरी उससे लड़ाई भी हुई इस बात को लेके कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, तूने अचानक बंद कर दिया। फिर उसके बाद
मैं बीएड करी कि अब क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। मैं बीएड का फॉर्म भरी, मैं बीएड करी। उसी बीच में मेरी सिस्टर जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, वो मुझे चापा ले गई अपने साथ कि तुम मेरे पास रहो, बच्चे को हम देखेंगे, तुम अपनी सिर्फ़ पढ़ाई करो। लॉकडाउन के टाइम पे, पूरा लॉकडाउन मैं अपनी सिस्टर के घर में थी। उसने एक मेड रखी, जो मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखती थी। उसको खिलाना-पिलाना, सारा कुछ। फिर एक कहावत है इसमें, औरत चाहे जितनी भी नाज़ुक हो, भयभीत क्यों ना हो, जब वो माँ का रूप लेती है, तो उसके अंदर अपने आप ही दुर्गा माँ के सातों रूप आ जाते हैं। चाहे वो काली बन सकती है, चंडी का रूप भी ले सकती है। इसी अलग-अलग रूप में एक काली माँ के रूप में मैं बन के अपने बच्चे का पोज़ीशन ली, कस्टडी ली। उसके बाद क्योंकि मेरे को उसका नर्सिंग भी अच्छे से करना था, तो मैं उस बीच में ही ये एसआई का पोस्ट आया 2021 में। तब मैं दीदी के घर चांपा में थी। चांपा में रहते-रहते मैंने फॉर्म भरा। मैं नहीं भरना चाहती थी कि जो चीज़ मैं छोड़ दी हूँ फिर से उसको कैसे जॉइन करूँ। लेकिन मेरे अंदर मेरे घरवालों ने इतना एक आत्मविश्वास भरा कि तुम जहाँ पे अपनी लाइफ़ छोड़ी थी, वहीं से शुरू करो, तो तुम आगे सफल होगी। मैंने फॉर्म भरा, फिर मैं बिलासपुर शिफ्ट हो गई क्योंकि बच्चे का स्कूल खुल चुका था। मुझे वापस आना पड़ा। मैं यहाँ रह के बेटे को स्कूल छोड़ना, टिफ़िन बनाना, सुबह 8 बजे उसको स्कूल छोड़ती थी, उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाती थी, उसके स्कूल के जस्ट बगल में। लाइब्रेरी से उसको 1 बजे मैं लेके आई, फिर मैं अपना बच्चे का देखती थी। जब मेरा बच्चा सो जाता था, तब मैं अपनी पढ़ाई करती थी और ऐसा करते-करते मैं आज सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हो गई। एक कहावत इसमें भी है कि सपने वो नहीं हैं जो हमें सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें और ये चीज़ मैंने किया क्योंकि जब मेरा बेटा सोता था, साढ़े 11 बजे, 11 बजे, उसके बाद मैं अपनी बुक्स कॉपीज़ खोलती थी। कई बार ऐसा होता था वो मेरे बिना भी सो जाता था कि नहीं मम्मी आप पढ़ लो, आप कर लो, आप कर सकती हो। उसे भी काफ़ी खुशी है इस बात की कि उसकी मम्मी आज कुछ बन गई है। फिर मैं घर जाती थी, फिर सुबह वही दिनचर्या, आपको स्कूल भेजना है, बच्चे को तैयार करना है और खुद भी उसके साथ निकल जाना है। तो मेरे पास तो टाइम बहुत कम था। जैसे और लोगों के पास 24 आवर्स खुद के लिए होते हैं, लेकिन मेरे पास वो 24 आवर्स में मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, मुझे उसको स्कूल भी छोड़ना है, मुझे उसका टिफ़िन भी प्रिपेयर करना है, एक माँ के जैसे एक फादर के जैसे मुझे उसको छोड़ने भी जाना है। उसके साथ भी मैं पढ़ के कर ली। सबसे मूल इसका मंत्र यही है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। फिर मेंस निकला, मेंस का हमारा रिज़ल्ट आया, उसमें भी मैं पास हो गई। फिर जब फिज़िकल का टाइम आया, तो फिज़िकल एक तो मैं 10 इयर्स सन की मदर हूँ और मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा था। फिज़िकल में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने जिम जॉइन किया, ग्राउंड गई, ग्राउंड में भी काफ़ी सपोर्ट सबने किया कि हाँ, सीनियर है हमारी करके सारे लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया। तो ग्राउंड में भी मेरा फिज़िकल काफ़ी अच्छा निकल गया। फाइनल एग्ज़ाम में भी मेरा 96 मार्क्स आया था। बॉर्डर में था लेकिन फिर भी और लोगों से बहुत बेहतर था, जिनका चयन नहीं हुआ फिज़िकल में। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने कोचिंग जॉइन करी मॉक इंटरव्यू के लिए, बाकी और कहीं किसी भी चीज़ में मैंने कोचिंग नहीं जॉइन करी थी। टेस्ट देने जाती थी मेंस का और फिर इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट दिए जाके मॉक इंटरव्यू सब कोचिंग में दिया। जितने कोचिंग है बिलासपुर में सब में जाके मैंने अपने एक झिझक और एक जो आत्मविश्वास होता है उसको वापस लाने के लिए कि इतने दिन से मैं फिर लोगों को फेस करना छोड़ चुकी थी। मैं एक कमरे में ही बंद रहती थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरे को बात करना फिर से सीखना है, कि कैसे बात करना है और लोगों से। और आज जब चयन हुआ तो ऐसे भी कई लोग थे जो मुझे बीच में काफ़ी टॉन्ट मारते थे, काफ़ी ताना देते थे कि ये घर पे बैठी हुई है, कम से कम स्कूल जॉइन कर ले कोई सा, कम सैलरी मिलेगी 10,000 20,000। आज वो लोगों का मुँह बंद हो गया कि नहीं, ये जिस चीज़ को चाही थी, जिसके लिए इसने मेहनत की, उस चीज़ को उसने पा ली। एसआई का रिज़ल्ट का हम लोग काफ़ी साल मतलब करीब-करीब 1 साल से हम वेट कर रहे थे कि इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यू के बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा। मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरा बच्चा रहता था, ठीक है? वो हर एक कैंडल मार्च में, हर एक आमरण अनशन में मेरे साथ रायपुर गया है।
तो उसको हर चीज़, हर स्टेप के बारे में पता रहती थी। तो वो जब भी सोए, "मम्मी आपका रिज़ल्ट कब आएगा? आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया।" उस दिन अचानक हम लोगों को पता नहीं था कि आज, ये पता था कि आ सकता है, लेकिन रात तक आएगा। मैं सुबह उठी, जब मैं देखी कि नेट पे आ गया है, तो मेरी मम्मी वहीं पे सो रही थी। मैंने उनको बोला, "मम्मी आ गया, मैं देखूँ अपना नाम?" वो बोली, "देख बेटा देख।" उतने में ये सुन के मेरा बेटा ऊपर रूम से आ गया और वो बोला, "नहीं मम्मी आपका होगा, आप देखो।" मैंने देखा, मेरा नाम लिस्ट में था। वो बहुत खुशी का एक समय था कि मैंने अपने बच्चे के सामने अपने आप को प्रूव कर दिया कि हाँ, तुम्हारी मदर भी कुछ कर सकती है। और अब उसको फादर की ज़रूरत नहीं है। एट लीस्ट एक मॉनेटरी जो सपोर्ट होता है, उसके लिए उसको ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी हर चीज़ें अब फुलफ़िल कर सकती हूँ। इस चीज़ का मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा प्राउड है। जब रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट की मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे को ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई। मैं आज 39 इयर्स की हूँ। लेकिन मेरे बच्चे का फ्यूचर पूरा उस एक जॉब पे टिका हुआ था, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और इस पुरुष प्रधान देश में सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर होके अपने बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे ज़्यादा खुशी मेरे बेटे को हुई कि मेरी मम्मी कुछ बन गई और आज हम दोनों को, ना मुझे ना मेरे बेटे को, कोई भी फाइनेंशियली, कोई भी मॉनेटरी हेल्प अब उसके फादर से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को काफ़ी अच्छे से, एक अच्छी नॉर्मल लाइफ़ हम जी सकते हैं, जिसमें उसकी अच्छी स्कूलिंग भी हो सकती है, उसको एक अच्छी सोसाइटी भी मिल सकती है। तो इस चीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी ऐसी लड़ और लेडीज़ हैं, जिन्होंने सोचा कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता है डाइवोर्स के बाद, शादी के बाद, तो शादी के बाद भी आप सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद या डाइवोर्स के बाद आपकी लाइफ रुक गई। आप फिर से अपनी मैंने सबसे पहले इसीलिए कहा, अपनी प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी पहले थी मेरे बच्चे की कस्टडी। उसके बाद जब कस्टडी मिल गई तो मुझे था कि मैं उसको क्या खिलाऊँगी, कहाँ पढ़ाऊँगी। मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैं सेम स्कूल में उसे पढ़ाना चाहती थी। फिर प्रायोरिटी आई कि अब मुझे क्या करना है उसके लिए। तो ये प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी है कि आपको करना क्या है। ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप स्टेप नहीं बढ़ा सकते। एंड लास्टली, निखार टॉक्स का थैंक्स, जो मुझे ये मंच दिया कि मैं आके यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ। और इसके साथ-साथ मुझे मेरे घर वाले जो मेरे हमेशा हर एक सिचुएशन पे, चाहे वो मेरे डाइवोर्स की बात हो, चाहे वो मेरे बच्चे को सँभालने की बात हो, उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया। उनके बिना मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी कि मैं यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकूँ। ख़ासकर मेरी मदर का, मेरे फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। मेरी माँ, जो हर ज टाइम मुझे ये बोलती थी कि नहीं, तू कर सकती है, तू कर। मेरी भाभियाँ, जिन्होंने आज तक मुझे 10 साल हो गया बिलासपुर आए हुए, आज तक मुझे एक टाइम का खाना बनाने नहीं बोली। उन लोगों ने भी मुझे यही कहा कि नहीं, आप पढ़िए बाजी, आप कुछ कर सकती हैं। हम लोग नहीं किए, आप करिए। उन्होंने मेरे बच्चे का बहुत 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 ख़्याल रखा। जब मैं ग्राउंड जाती थी, जब मैं कहीं बाहर जाती थी, तो मेरा बच्चा उन्हीं के पास रहता था। वो अपने बच्चों के जैसे पाली। मेरी बहनें और मेरे भाई, जो मैं कहीं पे गलत भी हो सकती हूँ, मैं इंसान हूँ। कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई, लेकिन वो सारी गलतियों को वो लोगों ने ढक के मुझे हमेशा साथ दिया। उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया। और उस रब का शुक्रिया जो मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया कि मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया।